हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा। आज आपके समक्ष मैं हिंदी अ, की कहानी यशपाल द्वारा रचित पर्दा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इस कहानी में लेखक ने मध्यम वर्गीय जीवन का रूप स्वरूप रखने का प्रयास किया है कि किस तरह से व्यक्ति अपनी जीवन का या वैवाहिक जीवन का जो यापन करता है, उसमें किस तरह की कठिनाइयों का वो सामना करता हुआ दिखाई देता है। पर्दा कहानी की समीक्षा। पहले तो हमें ये जानना होगा कि पर्दा का क्या अर्थ है और पर्दा कहानी में समीक्षा किस तरह से दी गई है, ये किस तरह से उसका आधार प्रस्तुत किया गया है। बच्चों, मैं स्लाइड के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। समीक्षा का अर्थ होता है गुण और दोष द्वारा विवेचन करना। कहने का तात्पर्य है कि जब भी आप किसी कहानी की, उपन्यास की, एकांकी की समीक्षा करते हैं, तो उसमें उसके दोष और गुण दोनों का रूप स्वरूप रखना होना अनिवार्य है। गुण का अर्थ है विशेषता का प्रादुर्भाव और दोष का अर्थ है कि उसमें क्या-क्या कमियां और किस-किस स्तर पर बताई गई हैं। पर्दा का अर्थ है रंगमंच पर लगाया जाने वाला कपड़ा। पर्दा से हमारा तात्पर्य दहलीज पर पर्दा टांगने से भी है। यहाँ पर यशपाल लेखक ने पर्दा कहानी में पर्दा का अर्थ दहलीज पर पर्दा टांगने के अर्थ के आधार पर प्रस्तुत किया है। इसमें वह जीवन में जिस तरह की विडंबनाएं, विषमताएं उत्पन्न होती है, उसे वह किस तरह से ढक के, छुपाव के अपने जीवन में रखता है। कहने का तात्पर्य है कि घर में कुछ भी चल रहा हो, बाहर वाले व्यक्ति को वो हम दर्शाना नहीं चाहते, तो वो हम अपने भीतर ही रखना चाहते हैं। इस आधार पर लेखक ने कहानी का रूप स्वरूप तैयार किया है कि व्यक्तिगत जीवन में किस तरह की कठिनाइयों का सामना व्यक्ति करता है, अपनी जीवन को किस तरह से वह चलाता है, चाहे उसमें धर्म के आधार पर कई तरह की विषमताएं हों या फिर आर्थिक आधार पर किस तरह की जीवन में हम ज़रूरतों या मजबूरी के तहत अपना जीवन यापन करते हैं, उसका प्रादुर्भाव यहाँ पर लेखक ने करने का प्रयास किया है। पर्दा कहानी की मूल संवेदना। मूल संवेदना से हमारा तात्पर्य है कि कहाँ-कहाँ पर लेखक ने संवेदना का भाव ज्ञापित किया है। संवेदना से हमारा तात्पर्य है कि कहाँ पर सुख के क्षण आए हैं और कहाँ पर किस तरह की सहानुभूति का रूप स्वरूप प्रकट किया है और हमदर्दी का अर्थ यहाँ पर बताया जा रहा है। लेखक यशपाल ने कहानी पर्दा में जीवन में आई आर्थिक समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया है। पात्र आर्थिक अभाव के कारण जीवन कितना कठिन और बेबस हो जाता है, यह वही व्यक्ति बता सकता है जिसने ये पीड़ा स्वयं झेली हो। कहानी मध्यम वर्गीय परिवार की है जो अपनी झूठी शानो शौकत में जीवन यापन कर रहा है। परिवार खोखले आदर्श, परंपरा और प्रतिष्ठा को स्थिर बनाए रखने के लिए नित नए प्रयोग कर अपने जीवन की नैया को आगे बढ़ा रहा है। पैसों के अभाव में व्यक्ति कितना असहाय और कमजोर हो गया है। लेखक यशपाल ने पात्रों की दयनीय जीवन की विडंबनाओं को चित्रित किया है। निम्न वर्ग की स्थिति परिस्थितियों में बदलते मूल्यों के अभाव में जीवन कैसे, कब और कहाँ रिसना आरंभ हो जाता है, यह पता ही नहीं चलता। सामाजिक दबाव के कारण मन में कई तरह के अवसाद और अलगाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति अपने जीवन में मूलभूत आवश्यकताएं भी नहीं जुटा पाता और शारीरिक और मानसिक शोषण का लगातार शिकार होता चला जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हम अगर अपने जीवन को देखें, तो हम उस जीवन में देखते हैं कि कितनी प्रकार की कठिनाइयां हमारे सम्मुख आकर खड़ी हो जाती है और कितनी कठिनाइयों के आगे हम नतमस्तक भी होते हुए दिखाई देते हैं। जब आर्थिक तंगी का अभाव जीवन में झेलना पड़ता है, तो जीवन एक तरह से रिक्त होता हुआ दिखाई देता है, अपने हाथ से छूटता हुआ दिखाई देता है। हम पुरजोर रूप से उसे सही दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं, पर पल पल की महंगाई, बेरोजगारी, आय में किसी तरह की वृद्धि ना होना पारिवारिक जीवन में बहुत बड़ा असर डालती हुई दिखाई देती है। जब परिवार की जरूरतें पूरी नहीं होती, तो परिवार भी दम तोड़ते हुए दिखाई देता है। तो यशपाल ने
इस कहानी के अंतर्गत यही बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नए-नए आधारों को प्रस्तुत करता है, पर जब वह उन आधारों के आगे घिरता हुआ नज़र आता है, तो वह अपनी मजबूती, अपने संघर्ष को तोड़ते हुए दिखाई देता है, द्वंद्वों में अपना जीवन गुज़ारते हुए नज़र आता है। जब आपके पास आर्थिक तंगी का रूप स्वरूप दिखाई देता है, तो परिवार भी आपसे मुँह मोड़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि रिश्तों की विडंबना है कि जब तक आपका सुखद जीवन यापन चलेगा, तब तक सब लोग आपके साथ सहकर्मी के रूप में आपके साथ जुड़ते चले जाएँगे। पर जब जैसे ही दुःख की छाया आपके परिवार पर, आप पर एक तरह से छाने लगेगी, तब वह हर कोई उससे पीछा छुटाते हुए दिखाई देता है। तो कहानी में इस तरह के आर्थिक अभावों के कारण जीवन में कितनी बेचैनी, कितनी कड़वाहट, कितनी छटपटाहट आ गई है, उसको लेखक ने बताने का प्रयास किया है। हम तीसरी स्लाइड में देखते हैं बच्चों कि इसमें पर्दा कहानी में तत्वों के आधार पर किस प्रकार से समीक्षा की गई है। कहानी हो, उपन्यास हो, इसमें तत्वों के आधार पर जो समीक्षा की जाती है, उसके तत्व हैं 6 यहाँ पर माने जाते हैं, और उपन्यास में 7 तत्वों का आधार स्पष्ट किया जाता है। सर्वप्रथम जैसे कथानक, पात्र चरित्र चित्रण, वातावरण, संवाद योजना, भाषा शैली और उद्देश्य के आधार पर कहानी को अलग-अलग रूपों में अभिव्यक्त किया है। अलग-अलग आधारों पर उसकी विशेषताएँ, उसके अवगुणों का रूप भी चित्रण किया गया है। तो हम पहले आधार की बात करते हैं, कथानक। कथानक से हमारा तात्पर्य है कथा का सार, यानी कि एक तरह से समरी हम इसे कह लें कि कहानी में किस तरह के मूल भावों को यहाँ पर अभिव्यक्त करने की प्राय लेखक ने कोशिश की है। कथानक कहानी एक मुस्लिम परिवार की है जो अर्थाभाव के कारण परेशान और पीड़ित रहता है। परिवार की जरूरतों को पूरा करने की लगातार कर्ज से घिरा रहता है। समाज और मोहल्ले में अपनी इज्जत को बनाने की विवशता में निरंतर शोषित होता रहता है। कहानी का पात्र पीर बख्श अपनी पुरानी हवेली के कसीदे सुन सुनाकर लोगों का आकर्षण का केंद्र बना रहता है। समय जैसे जैसे बदलता है, ना हवेली रहती है, ना ही वह शान और शौकत। पीर बख्श अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्ज के जंजाल में लगातार फंसता चला जाता है। घर का गुजारा बड़ी मुश्किलों से चलता है। पीर बख्श की आय में बढ़ोतरी तो नहीं हुई, पर परिवार में साल भर में इजाफा होता चला गया, यानी कि बच्चों के आधार पर इजाफा होता चला गया। एक-एक करके घर का सारा सामान भी बिकता चला गया, क्योंकि जब तक ज़रूरतें पूरी नहीं होती, तब तक उसके रूप स्वरूप को स्थापित करने के लिए हमें नए-नए आक्रामक रूप भी कई बार धारण करने पड़ जाते हैं। परिवार के गहने या चीज़ों को भी बेचने के लिए हम आमादा हो जाते हैं। परिवार के लिए 2 वक़्त का खाना भी नहीं मिलता। कर्ज़दारों का तांता दहलीज़ पर लगा रहता है, जिससे बची-कुची इज़्ज़त भी चली जाती है। दरवाज़े पर दरी का पर्दा लटका हुआ है, जो घर की इज़्ज़त को ढाके हुआ है। पात्र पंजाबी खान से खर्चा लेने के बाद वह इज्जत भी नहीं रहती समाज में। एक दिन पंजाबी खान ने चौधरी पीर बख्श के दरवाजे का पर्दा खींच लेता है। उसके बाद जो दृश्य सामने आता है, वह सभी के मन को दहला जाता है। घर की औरतें नग्न अवस्था में सामने दिखाई देती हैं। चौधरी पीर बख्श ये सब देखकर बेहोश हो जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है बच्चों कि किस तरह से एक मध्यम वर्गीय परिवार अपनी परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नित्य नए-नए उपक्रम रचता हुआ दिखाई देता है। उनका भरण-पोषण करने के लिए निरंतर कर्ज़ में डूबा रहता है, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार की इतनी आय नहीं होती जितना उन पे कर्ज़ा होता है। उन कर्ज़ों को चुकाने के लिए भी कर्ज़ा लेना पड़ता है, और परिवार की ज़रूरतें तो एज़ इट इज़ खड़ी रहती हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि हम देखते हैं कि किस तरह से परिवार की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान भी, ये ज़रूरतें भी हम पूरी नहीं कर पाते, तो इच्छाओं और आशाओं की तो बात हम यहाँ पर छोड़ ही देते हैं। तो लेखक ने किस तरह से आर्थिक अभाव या आर्थिक दबाव में परिवार का जो रूप स्वरूप है, उसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। दूसरा है इसमें बेटा पात्र चरित्र चित्रण। पात्र चरित्र चित्रण से हमारा तात्पर्य है कि जितने भी कहानी में
जो चरित्र दिखाई दिए हैं, उन चरित्र में कौन-कौन से मुख्य हैं, कौन-कौन से सहायक हैं, कौन-कौन से अन्य सदस्यों या गौण सदस्यों की श्रेणी में आते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि कहानी की जब भी रूप या संरचना रची जाती है, तो उसमें पात्रों के आधार पर ही उसकी अभिव्यंजना या वेदना को वहाँ पर दिखाया जाता है। पात्र चरित्र चित्रण, पर्दा कहानी में मुख्य 2 ही पात्र हैं, पीरबख्श और पंजाबी खान। गौण पात्र के रूप में चौधरी का परिवार और आसपास के लोग वहां पर दिखाई देते हैं। सहायक पात्र के रूप में समाज और अन्य सदस्य। यशपाल लेखक यशपाल ने कहानी में मध्यम वर्गीय परिवार में जीवन यापन करते पात्रों की आर्थिक विसंगतियों के कारण जीवन जीना कितना मुश्किल हो जाता है, इसको बताने का प्रयास किया है। पात्र पीरबख्श अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में भी असमर्थ है। ऐसे में उसे लोगों से कर्जा लेना पड़ता है। कर्जदार जब अपने पैसे वापस मांगने आते हैं तो पीरबख्श उनका सामना नहीं कर पाता। परिवार की हालत बद से बदतर होती चली जाती है। पीरबख्श एक नया कर्ज उठा लेता है, जिससे कुछ दिन तो आराम से गुजर जाते हैं, फिर वैसे ही जीना पड़ता है जैसे जी रहा था। पीरबख्श कर्जदारों से छिपते छिपाते फिरते अ, घर में प्रवेश करता है, लेकिन खान अपना पैसा नहीं छोड़ता। खान रोज पीरबख्श के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है, परिवार को उल्टा सीधा समाज के सामने बोलता हुआ दिखाई देता है। साथ ही उसके ड्योढ़ी पर पर्दा जो लगा हुआ है उसे भी खींच लेता है। पर्दा खींचने के बाद जो दृश्य सामने आता है, आस पड़ोस सभी की आंखें नम हो जाती है। लेखक ने घर और परिवार की आर्थिक दशा का चित्रण किया है कि किस तरह से वह अपने परिवार के जो शान शौकत के जो कसीदे हैं, जो जुमले हैं, वो वहाँ पर मतलब बताते हुए दिखाई देता है कि वह किस तरह से हवेली में अपना जीवन यापन करता था, और यहाँ आकर वह किस तरह से कर्ज में डूब गया है, फिर भी वह किसी के सामने अपनी आर्थिक तंगी का रोना नहीं रोता, समाज में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करता है और ड्योढ़ी पर हमेशा पर्दा टांगे रखता है, जो कि मध्यम वर्गीय परिवार में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। पर खान पीर बख्श ने अपनी दरवाजे के आगे एक बहुत ही मतलब कहें कि बहुमूल्य कह लीजिए या उस जमाने में किस तरह से उस पर्दे का जो मान सम्मान है उसको वहां पर चित्रित करने का प्रयास किया है कि अपने घर में कोई भी चीज हो रही हो, वह सामने वाले को प्रतीत नहीं होने देती, ढक कर वह उन चीजों का रूप स्वरूप वहां पर दिखाने की कोशिश की है। अगला है इसमें बेटा वातावरण योजना। वातावरण से हमारा तात्पर्य, जब भी हम कोई कहानी, उपन्यास या किसी भी रूप स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं तो उसमें वातावरण की अहम भूमिका होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि वातावरण का असर परिवार पर, समाज पर, पात्र पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। वातावरण और देशकाल का मतलब एक ही है। कहानी का वातावरण मुस्लिम परिवार का है, जो आर्थिक परेशानियों के चलते अपनी पुरानी हवेली को छोड़ सितवा की कच्ची बस्ती में अपना जीवन यापन कर रहा है। कहाँ वह अपनी हवेली के किस्से सुनाकर लोगों को मुग्ध कर देता था, और अब वह एक कच्ची बस्ती में अपना जीवन यापन कर रहा है, परिवार को वहां पर रख रहा है जहां पर वह कभी भी नहीं रहे, क्योंकि आर्थिक तंगी इसी तरह की मजबूरियों का नाम है कि आप किस तरह का जीवन यापन करते थे और अब आप कैसे जीवन यापन कर रहे हो। कहानी पर्दा में सामाजिक और यथार्थ की पृष्ठभूमि पर रचित है, यानी कि लेखक ने जो समाज में घटित घटनाएं हो रही है उन पर ही आधारित कहानी का रूप स्वरूप रचने का प्रयास किया है। कहानी में पात्र अपनी आर्थिक विषमता के कारण निराशा, असंतोष और अर्थहीनता के वातावरण में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मध्यम वर्गीय परिवार अपनी आशाओं, आवश्यकताओं और समस्याओं के कारण हमेशा से वेदना से त्रस्त रहता हुआ दिखाई देता है। वातावरण पूर्ण रूप से बोझिल और संवेदना से ग्रस्त है, यानी कि पूरे वातावरण में हम देख रहे हैं कि किस तरह से दबाव की जो स्थिति है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। पात्र किस तरह से विडंबनाओं और समस्याओं में अपना जीवन गुजारते हुए नजर आते हैं, किस तरह से 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते, जिसके कारण उनका जो मनोबल है, जो मानसिक शोषण है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगली स्लाइड में बेटा
इसमें बताया गया है संवाद योजना। संवाद योजना से हमारा तात्पर्य है कि पात्र किस तरह से संवादों का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं और संवादों में कितना प्रभाव है या कितनी अर्थहीनता है या कितना अर्थ संवाद का रूप यहाँ पर ज्ञापित हुआ है, उसका यहाँ पर चित्रण लेखक ने किया है। संवाद योजना। पर्दा कहानी मुख्यतः संवादों पर ही आधारित है। पात्र चौधरी पीर बख्श और खान का संवाद ही कहानी के आकर्षण का मुख्य बिंदु है। कहने का तात्पर्य है, जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं या फिल्म देखते हैं या सीरियल देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से संवाद ही हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हुए दिखाई देते हैं। या कोई एक ऐसा संवाद होता है तो जो हमें ताहा जिंदगी हमें याद रहता है ना। जैसे हम फिल्मों के माध्यम से देख रहे हैं या इस कहानी के माध्यम से हम देख रहे हैं कि दो ही पात्र हैं जिनमें संवादों की आवाजाही होते हुए दिखाई देती है। कहानी में संवाद सरलता, रोचकता और गतिशीलता के आधार पर अभिव्यक्त है, जिसे कहानी में नाटकीयता का सृजन हुआ है। पात्र पीर बख्श की शारीरिक और मानसिक पीड़ा को भी दिखाया है, क्योंकि इस तरह का जीवन यापन करते हुए कोई सुखद रूप तो अपना अभिव्यक्त नहीं कर पाता। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे में व्यक्ति की जो शारीरिक क्षमताएं हैं या मानसिक जो दुर्बलताएं हैं वह क्षीण होती चली जाती हैं। अगली स्लाइड में बेटा बताया गया है भाषा शैली कि लेखक ने उस समय में किस तरह की भाषा का रूप स्वरूप या किस तरह की भाषा शैली का आख्यान या व्याख्यान किया है। भाषा शैली। पर्दा कहानी में भाषा सहज है, सरल है और स्पष्ट है। यानी कि हम देखते हैं कि किसी भी कहानी को अगर हम ज्ञापित कर रहे हैं या उसे लिखने के आधार पर उसका रचनात्मक रूप प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हम उसमें भाषा का जो सहज रूप है उसको वहां पर दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि कठिन शब्दों का अर्थ समझने में बड़ी कठिनाई होगी। इसलिए हमें सहज सरल शब्दों का रूप स्वरूप लेना अत्यंत आवश्यक है। शब्दों में स्वाभाविकता और भावुकता का भाव होने से व्यंग्यात्मकता भी आ गई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि निरंतर जो पात्र पीर बख्श है वो कर्ज लेता रहता है, कर्ज के बोझ में अपना जीवन यापन करता है, परिवार की जरूरतें, मूलभूत जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाता, जिसके कारण परिवार के लोग या फिर समाज भी उन पर व्यंग कसते हुए दिखाई देते हैं। लेखक यशपाल ने सीधी सरल शब्दावली का प्रयोग किया है। कहानी में पात्र पीर बख्श के चरित्र में आक्रोश, घबराहट और संवेदनात्मकता को भी दिखाया गया है। नेक्स्ट है बेटा इसमें उद्देश्य। किसी भी कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जब भी हम कोई वाक्य भी कहते हैं तो उसमें अर्थ छिपा होता है या अर्थ का भाव होता है। उसी तरह से कहानी में भी उद्देश्य यानी कि अर्थ का भाव निहित होता हुआ दिखाई देता है। कहानी पर्दा में मध्यम वर्गीय परिवार की आर्थिक समस्याओं को चित्रित किया है, जिसमें पात्र अपने द्वंद से जूझते हुए दिखाई देते हैं। पात्र अपनी झूठी शान और शौकत के कारण अनेक समस्याओं में लगातार फंसता चला जाता है और चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हम एक कर्ज लेते हैं तो उसको पूरा करने के लिए हम दूसरा कर्ज भी ले लेते हैं। इस तरह से करते करते हमारे जो सर पर आर्थिक दबाव है वह निरंतर बढ़ता रहता है और उससे हमारा शोषण संभवतः सुचारू रूप से होने लगता है। लेखक यशपाल ने कहानी में आर्थिक विषमता से उत्पन्न विसंगतियों का करुण चित्रण किया है कि किस तरह से मध्यम वर्गीय परिवार अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है, निरंतर आर्थिक वेदना से गुजरता हुआ दिखाई देता है, विसंगतियों और विडंबनाओं में अपना जीवन गुजारते हुए दिखाई देता है। धन्यवाद बेटा। इसे आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, उसके बाद आपको लगे तो आप इसमें मेरे YouTube चैनल पे आकर आप इसमें प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।